अमित, एक चीज और जानकर आपको हैरानी होगी कि जो बंगाल के पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ज्यादातर ये मान रहे हैं कि पहले फेज के बाद भी जो टीएमसी की पॉलिटिक्स को भी अच्छा समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वो भी ये मान रहे हैं कि टीएमसी पहले फेज में बीजेपी से पिछड़ चुकी है। नंबर्स को लेकर अलग अलग ओपिनियन हो रहे हैं, लेकिन अभी तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो ये कह रहा हो कि पहले फेज में टीएमसी ने बीजेपी पे लीड ले ली। अगर ये बात सच निकलती है देवेंद्र, अगर सच में लीड ली है बीजेपी ने, तो ये बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर है। और जैसे जैसे वोटिंग परसेंटेज हम देख रहे हैं, फिर चाहे वो मुर्शिदाबाद की हो, पिछली बार के मुकाबले लगभग 8.5% बढ़ा है। इसके अलावा नॉर्थ बंगाल की बात करें तो वहां पर लगभग 7.5% से ज्यादा बढ़ा है। ये तमाम वो जगह है जहां से वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा बढ़ा है। लेकिन एक तस्वीर हमने वो भी देखी थी जब वोटिंग से कुछ दिन पहले अलग अलग जगहों से, फिर चाहे वो गुजरात से हो या दिल्ली से हो, वोटर्स बंगाल जा रहे थे। लंबी लंबी बाकायदा कतारें लग रही थी, चाहे वो ट्रेन के जरिए हो, चाहे वो बसेस के जरिए हो, लोग पहुंचना चाह रहे थे वहां पर। वो किसका वोटर था? क्या उसी की वजह से ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ा है? क्या ये सच में बीजेपी का वोटर था जो इन जगहों से पश्चिम बंगाल गया ताकि वो बीजेपी के पक्ष में वोट कर पाए? लेकिन उससे पहले एक बात वोटिंग परसेंटेज भी बता देते हैं। कूच बिहार में सबसे ज्यादा 96.04% वोटिंग हुई। यहां पर 9 सीटें हैं और पिछली बार कूच बिहार में 9 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि सिर्फ 2 सीटें टीएमसी को मिली थी। लेकिन इस बार वोटिंग में 8% का यह उछाल क्या कहता है, यह बेहद अहम है देवेंद्र समझना। और मालदा मुर्शिदाबाद को अगर छोड़ दें तो ज्यादातर पॉकेट में टीएमसी के लिए मुश्किल नजर आ रही है पहले फेज में। और मालदा मुर्शिदाबाद ऐसी जगह है जहां पर 2 सीट पे कांग्रेस नजर आ रही है कि 2 सीट पे कांग्रेस जीत सकती है। इसके अलावा बाकी का जो फीडबैक है वो मुश्किल नजर आ रहा है टीएमसी के लिए, और उसमें बीजेपी काफी आगे नजर आ रही है पहले फेज में। दूसरी चीज जो आपने वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की बात कही, इसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ बीजेपी के वोटर के अंदर ये आक्रामकता थी कि ज्यादा से ज्यादा वोट करना है, बल्कि टीएमसी के अंदर भी वो आक्रामकता थी। जैसे मुस्लिम वोटर्स के लिहाज से अगर आप बात कर लें तो इस बार का उनका जो एग्रेसिवनेस था वोट करने को लेकर, एक तो ये कि उनको ये खतरा नजर आ रहा है एकदम से कि बीजेपी सरकार में आ रही है। दूसरी चीज ये कि आगे एसआईआर इस तरह से हुआ, आगे फिर कभी होगा तो अगर हमने अपना वोट नहीं दिया तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो ये आम वोटर्स में था कि मुझे कल भी फ्लाइट में जब मैं आया यहाँ पे कोलकाता तो उनका 3-4 सरकारी अधिकारी और उनकी फैमिली के लोग मिले जो कि दिल्ली से आए हुए थे सिर्फ कोलकाता वोट करने के लिए। सेकंड फेज में उनका वोटिंग होना है। तो ये आमतौर पे बंगाल में इस बार से एकदम से ये बात धर कर गई है कि वोट देना बहुत जरूरी है, आपको वोट करना है, और वो भी एक फैक्टर रहा है परसेंटेज बढ़ने में। दूसरी चीज की जब परिवर्तन जो लोग चाहते हैं उनके अंदर एग्रेसिवनेस है, और तीसरी चीज को जो सरकार बचाए रखना चाहते हैं उनके अंदर भी वही आक्रामकता, वही एग्रेसिवनेस है। तो इन तीनों फैक्टर्स ने मिलाकर वोटिंग परसेंटेज को इस तरह से रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई पे पहुंचाया है। अब थोड़ा सा अब जंगल महल की ओर चलते हैं देवेंद्र, क्योंकि बीरभूम में जो वोटिंग परसेंटेज रहा वो करीबन 95% रहा है। बीरभूम का भी हम दिखाएंगे ग्राफिक्स के जरिए कि कितना रहा है। बीरभूम में 95% वोटिंग हुई है और बीरभूम में करीब 11 सीटें हैं, जिसमें टीएमसी को पिछली बार जाहिर सी बात है कि 10 सीटें मिली थी, इनका गढ़ भी माना जाता है, और बीजेपी के केवल 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। यहाँ वोटिंग में 7% का उछाल दिखा गया है। अब इसके बाद हम एक और भी बताएंगे, क्योंकि बीरभूम, उसके बाद बांकुड़ा और साथ ही साथ उसके बाद आपका आता है जंगल में या झारग्राम का इलाका आता है। लेकिन साथ ही नॉर्थ बंगाल की अगर मालदा की बात करते हैं, वहां का भी जरा वोटिंग परसेंट दिखाते हैं। वोटिंग परसेंट यहां पर कितना है? यहां पर 94.46% तक का आया है। और मई में चुनाव के जो नतीजे आ जाएंगे तब तक तो समझ पाएंगे कि